अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस को ऑनलाइन लाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन को। हम लोग ने अभी तक जो कवर किया है वो कवर किया है सेल थ्योरी और प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में। उसके बाद मैं एक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस था उस पर भी एक अलग वीडियो मैं लेके आया था। और आज फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं एक नए टॉपिक में जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट इट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सेल मेम्ब्रेन की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो 1950 के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई है उसके बाद ही हमने डिटेल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के स्टडी कर पाए हैं। ठीक है, ये लाइंस एनसीईआरटी की है बच्चों, तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से समझिए। मीनवाइल द chemical studies on the cell membrane enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane। केमिकली जब हम लोग समझ पाए चीजों को कि कौन सी चीज किसकी बनी हो सकती है, केमिकल स्ट्रक्चर सेल का कैसा है, तभी हम आगे सेल मेम्ब्रेन की स्टडी को अच्छे से कर पाए थे। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज, एक तो केमिकल नेचर का पता होना, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन है। इन दो चीजों ने ही हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द केमिकल स्टडीज वाज डन स्पेशली ऑन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल एनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले बच्चों एनसीईआरटी में जो डिटेल आपको दिया रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किसका है? वो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन का है। ठीक है, तो क्योंकि पहले आरबीसी को ही डिटेल में स्टडी किया गया था, तो इस बेसिस पे ही आपको पूरी डिटेल दी गई है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए होंगे। खैर, ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ these studies, scientists found that the cell membrane is composed of lipids that are arranged in a bilayer। अब देखिए इस चीज को समझते हैं। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन में जो मेन कंपोजिशन है वो है लिपिड्स। क्या है? लिपिड्स। यहां पे मैं आपको एक चीज समझाते हुए चलता हूं। हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड है बच्चों, वो एक्चुअली में कौन सा लिपिड है? वो है फोस्फोलिपिड। क्या है? फोस्फोलिपिड है, जिसमें आपको इस तरह से एक हेड दिखेगा, ये है फोस्फोरस। ठीक है, या फोस्फेट बोल सकते हैं हम लोग। फोस्फेट का हेड है, और नीचे ये जो टेल है ये है लिपिड। ठीक है, इसलिए कॉमनली है इसको हम क्या बोलते हैं? फोस्फोलिपिड कहते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, जो लिपिड हमारे सेल मेम्ब्रेन में होता है, वो बच्चों फोस्फोलिपिड होता है। आप अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो इस तरह से आपको ये हेड दिख रहा होगा। ठीक है, और इस तरह से नीचे से आपको टेल दो दिख रही होंगी। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? फोस्फोलिपिड प्रेजेंट है, और वो भी कैसे? बायलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। किस तरह से? बायलेयर। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, एक लेयर तो आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, एक लेयर आपको ये दिख रही होगी जो कि अपराइट है, और एक लेयर आपको नीचे की तरफ दिख रही होगी जो कि इन्वर्टेड है। मतलब कि जो ऊपर वाली लेयर है, इसका जो हेड वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, और नीचे वाली जो लेयर है उसका जो हेड वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए पहले कि हमारे पास हमारे सेल मेम्ब्रेन में लिपिड इज अ मेन कंपोजिशन, और लिपिड भी कौन सा है बच्चों? फोस्फोलिपिड है। लिपिड कौन सा है? फोस्फोलिपिड है। ये आपको याद रखना है, फोस्फोलिपिड है। ठीक है, फोस्फोलिपिड कैसा होता है? इट इज प्रेजेंट विथ अ हेड, ठीक है, राउंड हेड विच इज फोस्फेट, एंड टू टेल्स विच आर लिपिड्स। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं। फोस्फेट जो होता है बच्चों, ठीक है, उसका जो पोलर हेड है, हेड कैसा है? पोलर हेड। फोस्फेट कैसा है? पोलर है।
मतलब कि वो पानी के साथ पानी को फेस कर सकता है, पानी से डरता नहीं है। इसलिए आप ये समझिए कि सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर क्या है, पानी पानी है। यहां क्या प्रेजेंट है, पानी है, ठीक है, क्या है, पानी है। तो पानी वाले कंटेंट को कौन फेस करता है, ये फोस्फेट फेस करता है, क्योंकि ये पोलर है, आराम से फेस कर सकता है। लेकिन बच्चों ये जो लेग है इसकी, जो लिपिड की बनी हुई है, ये लेग तो लिपिड है, लिपिड क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, फैट जैसा होता है, और वो पानी को फेस नहीं कर सकता। इसलिए पानी से बचने के लिए ये क्या है, ये अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ है, ठीक है। अब नीचे भी तो पानी आ सकता है, उससे बचने के लिए इसने क्या किया है, लिपिड की एक और लेयर लगा ली है इस तरह से, ताकि ये ऊपर से भी पानी से बचा रहे और नीचे से भी पानी से बचा रहे। कौन, ये जो लिपिड वाला पोर्शन है, ये जो लिपिड है, लेग टेल है ना, ये पानी से बचा रहे, इसलिए इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। तो दीज लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। जो पोलर हेड है, ठीक है, ये हेड कैसा है, पोलर है, हेड इज पोलर विच इज आउटसाइड, ठीक है। एंड द हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरता है, मतलब लिपिड, नॉन पोलर टेल, ठीक है, तो वो कैसा है, टुवर्ड द इनर साइड, वो क्या है, अंदर की तरफ है। तो एक चीज आपको मैं बार बार फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है, हमारे पास जो पोलर हेड है, पोलर हेड वो आउटवर्ड है, कैसा है, आउटवर्ड है, और जो नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर टेल है, वो कहां है, वो है इनवर्ड, वो कहां है, इनवर्ड। और इस तरह से बायलेयर के फॉर्म में बच्चों प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। द पोलर हेड इंटरेक्ट विथ वाटर, एज आई सेड यू है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नॉन पोलर, सॉरी पोलर है, इसीलिए पानी को फेस कर सकता है, और इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, ठीक है। This ensured that the non-polar tail of saturated hydrocarbon और हाइड्रोफोबिक टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। तो ये बायलेयर का अरेंजमेंट केवल और केवल इसलिए है ताकि जो लिपिड वाला पोर्शन है बच्चों, वो पानी से बचा रहे। किससे, पानी से बचा रहे, ठीक है। फिर से एक चीज को समझ लीजिए कि जो हमारे पास हेड है, ठीक है, क्या है, हेड है, नॉन हेड इज वेट सॉरी, हेड इज, लेट मी टेक द पेन, हेड इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, वेट, हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो इस तरह से बायलेयर में बच्चों ये कनेक्टेड रहते हैं। आई होप कि आपको लिपिड की स्टोरी समझ में आ गई होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसा है बच्चों। तो कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, कहीं का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो बच्चों, वो इसी तरह फोस्फोलिपिड की बायलेयर का बना होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो कुछ और स्टडीज के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको ये समझ में आया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो केवल लिपिड का ही नहीं बल्कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी बना हुआ है। तो लो, दो चीजें आपके लिए और ऐड हो गई इसमें। तो लिपिड, प्रोटीन एंड सम कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो प्रेजेंट इन दैट। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। मतलब कि जो लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो है किसी भी सेल मेम्ब्रेन में, ये डिफर करता है सेल टू सेल, ठीक है। हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पे हम एक डेटा देंगे आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के हिसाब से। लेकिन और अगर किसी आप सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की जाए तो हो सकता है वहां पे लिपिड प्रोटीन का रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट हो। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन, मतलब ज्यादा क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, और 40% क्या है, लिपिड है। देखने में आपको भले ही यहां पे लिपिड ज्यादा लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली में जो परसेंटेज लिपिड की है वो ज्यादा प्रोटीन की है बच्चों, ठीक है, और लिपिड 40% है।
अब प्रोटीन कैसे होते हैं उसको भी हम आगे डिटेल में करेंगे। तो फिलहाल अभी तक एक बार मैं क्विक रिवाइज करा दे रहा हूं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, केमिकल स्टडीज जब शुरू हुई तो हमको सेल मेम्ब्रेन के बारे में ज्यादा चीजें समझ में आई, ठीक है। और हमने आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन था उसकी स्टडी सबसे पहले की और हम यहाँ पे उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोजिशन है वो क्या है, वो लिपिड है, विच इज अ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन अ बायलेयर। और आपने स्ट्रक्चर देखा किस तरह से जो हाइड्रोफिलिक पार्ट हेड है वो ऊपर की तरफ है और हाइड्रोफोबिक टेल नीचे की तरफ है ताकि पानी से बचा रहे। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में बच्चों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर सेल में इसके कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। आरबीसी में 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। इतना हमने अभी तक कवर कर लिया है बच्चों। अब प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखिए प्रोटीन आपको जैसा यहां पे स्ट्रक्चर्स में दिख रहा होगा, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहां पे, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको फोस्फोलिपिड के अलावा, दीज आर प्रोटीन, दीज आर प्रोटीन बच्चों, ठीक है। ये क्या है, प्रोटीन है। अब प्रोटीन को भी हम यहां पे क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कितने आसानी से हम उस प्रोटीन को उस मेम्ब्रेन से बाहर निकाल सकते हैं। और इस बेसिस पे दो तरह के प्रोटीन हो सकते हैं, एक है इंटीग्रल प्रोटीन, एक है इंटीग्रल प्रोटीन और एक है पेरिफेरल प्रोटीन। इसको समझते हैं बच्चों। इंटीग्रल प्रोटीन वो होते हैं जो पूरी तरह से पूरे मेम्ब्रेन में फंसे हुए, जैसे ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये पूरे मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ठीक है, ये पूरे मेम्ब्रेन में इस तरह से एम्बेडेड है। तो ये कौन सा प्रोटीन है, दिस इज इंटीग्रल, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन। इसके अलावा कुछ प्रोटीन आपको केवल ऐसे दिखेंगे बच्चों जो एकदम एंड पे है, पेरिफेरल मतलब एंड, जैसे ये देखिए, है ना, ये देखिए, लेट मी चेंज द कलर सो आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। जैसे यहां पे ये देख सकते हैं आप, ये देखिए एकदम पेरिफेरल पे है, कोने में है, सबसे ऊपर टॉप पे है। तो ये ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम नाम देंगे पेरिफेरल। क्या नाम देंगे, पेरिफेरल। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एक प्रोटीन जो कि पूरी तरह से मेम्ब्रेन के बीचों बीच एम्बेडेड है वो इंटीग्रल है, उसको निकालना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। और एक कैटेगरी है पेरिफेरल प्रोटीन की विच इज एट द एग्जिट पॉइंट, जो एकदम एंड पे है, या तो मेम्ब्रेन के उस तरफ है या तो मेम्ब्रेन के इस तरफ है। देखिए एक, देखिए आपको ये आपको दिख रहा होगा एकदम एंड पे, इसको आराम से नीचे निकाला जा सकता है, ठीक है, इसको आराम से निकाला जा सकता है। तो ईज पे कि कितना इजी है निकालना, उस बेसिस पे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। फिर से देखते हैं यहाँ पे, द पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया सरफेस पे कौन प्रेजेंट है, पेरिफेरल, और इंटीग्रल कहां है, पार्शियली या टोटली अंदर पूरा बरीड है सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। आगे समझते हैं, द इंटीग्रल प्रोटीन which run throughout the lipid bilayer are known as tunnel protein। टनल प्रोटीन क्यों कहते हैं बच्चों इनको, क्योंकि ये जो आपको इंटीग्रल प्रोटीन दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली एक चैनल बनते हैं, एक टनल बनते हैं, ताकि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के थ्रू आराम से क्रॉस कर सके, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो बेसिकली these integral protein work as a channel for various molecule to enter, ठीक है। तो मेम्ब्रेन ही तो डिसाइड करता है किसको आना है किसको नहीं आना। तो उस एंट्री के लिए, चीजों को अंदर बाहर करने के लिए यहां पे प्रोटीन के चैनल्स होते हैं, और जो कि यहां पे कौन काम कर रहा है, वो इंटीग्रल प्रोटीन काम कर रहे हैं बच्चों। इसलिए इंटीग्रल प्रोटीन का एक और क्या नाम हमने रखा है यहां पे, टनल प्रोटीन। क्या, टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन, ठीक है, चैनल प्रोटीन भी आप कह सकते हैं। द प्रोटीन कैन नॉट बी रिमूव्ड इजिली। ये जो प्रोटीन होते हैं बच्चों, ये इजिली रिमूव नहीं कर सकते, ये मैंने आपको अभी बताया भी, क्योंकि बुरी तरह से फंसे होते हैं अंदर। देयर रिमूवल रिक्वायर्स क्रूड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट लाइक डिटर्जेंट, ठीक है। अब इनको अगर रिमूव करना है तो अलग से कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जैसे डिटर्जेंट यूज किया जाता है, वो सब हर, मतलब जैसे अगर आप फंगस के मेम्ब्रेन को तोड़ रहे हैं तो उसके लिए अलग केमिकल है,
सबके लिए अलग अलग केमिकल हो सकता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज प्रोटीन आइसबर्ग, प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी ऑफ फोस्फोलिपिड। तो अब आप इमेजिन करिए कि यहां पे ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक आइस है, ठीक है, और उस आइस में आइसबर्ग की तरह कुछ ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही हैं चीजें। तो अगर आप इस लाइन से एकदम सहमत हो जाएंगे, अगर आप ये डायग्राम समझ गए तो मेम्ब्रेन कैसा दिख रहा है आपको? मेम्ब्रेन दिख रहा है कि पूरे आइस में कुछ प्रोटीन एज अ आइसबर्ग तैर रहा है, ठीक है, फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फोस्फोलिपिड। किसका सी है? फोस्फोलिपिड के सी में कुछ जो आइसबर्ग तैर रहे हैं वो कौन है? प्रोटीन है। तो अगर ये लाइन पूछी जाएगी नीट में तो आई होप आप स्ट्रक्चर के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस समुद्र में, इस फोस्फोलिपिड के समुद्र में छोटे छोटे ये जो आइसबर्ग्स हैं विच आर प्रोटीन, ये इस तरह से तैर रहे हैं, ठीक है। सो एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलस। यस, ये जो स्ट्रक्चर आज आप पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना, ये स्ट्रक्चर दिया किसने था? ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन ने। और इनको, इस मॉडल को, ये जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल था, इसका इन्होंने नाम रखा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो सिंगर एंड निकोलसन ने जो दिया है स्ट्रक्चर 1972 में, उसका नाम क्या रखा? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मॉडल है बच्चों, लेकिन जो अभी जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है वो यही है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, और हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। Now let's study about the function of the cell membrane. The fluid nature of the membrane is important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division. एक चीज बहुत क्लियरली समझिए बच्चों, ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन दिखता है, इसमें को मैंने बताया कि प्रोटीन प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है? लिपिड प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, और इन लिपिड और प्रोटीन के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। जैसे कि आप इस प्रोटीन के ऊपर इस तरह से एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, है ना, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ग्लाइको, किसके ऊपर प्रेजेंट है? प्रोटीन के ऊपर। तो हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ आपको इस तरह से लिपिड के ऊपर नजर आ रहे होंगे, कुछ लिपिड के ऊपर नजर आ रहे होंगे, तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड बोल देते हैं। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कह देते हैं, और जो लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है वो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, इस सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा सा अमाउंट किसका प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंट है। किसका? कोलेस्ट्रॉल का भी अमाउंट प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट भी प्रेजेंट होता है बीच बीच में। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है बच्चों? ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, ना ही मेम्ब्रेन को बहुत ज्यादा सॉलिड होने देता है, ना ही मेम्ब्रेन को बहुत ज्यादा लिक्विड होने देता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, है ना, ये कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन को अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन बच्चों फिक्स नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लूइड जैसा है, थोड़ा सा मूव करता है ये, और इसके इसी मूव करने, इसी फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से ही चीजें अंदर बाहर आ पाती हैं। नहीं तो सोचिए अगर एकदम रिजिड हो जाएगा तो नो बडी कैन एंटर, ठीक है, एकदम फ्लूइड ही हो जाएगा तो सारे लोग एंटर कर जाएंगे। तो भाई सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा फ्लूइड है, ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है, सॉलिड है, ठीक है, और इसीलिए ये हर चीजों को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है।
तो इसका ये जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कई सारे फंक्शंस में हेल्प करता है, जैसे सेल ग्रोथ हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन हो गया, सिक्रीशंस हो गए, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन हो गया। ठीक है, अगर रिजिड हो जाएगा तो सेल डिवाइड कैसे हो जाएगा, ब्रेक ही नहीं होगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे बड़ा जो यूज है बच्चों, वो है ट्रांसपोर्ट। क्या है, ट्रांसपोर्ट। भाई अगर चीजें अंदर बाहर ही नहीं जा पाएंगी तो क्या मतलब है ऐसी दीवार का। ठीक है, तो कोई ना ऑक्सीजन अंदर आ पाएगा, ना ग्लूकोज अंदर आ पाएगा, सेल काम कैसे करेगा बच्चों। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस सेल मेम्ब्रेन में अपने आप को कैसे मेंटेन किया है ताकि सेल अपने आप बहुत अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली permeable to some molecules present on either side of it. The passage of substance across cell membrane occurs by various methods such as passive transport and active transport. अब यहां पे दो तरह के ट्रांसपोर्ट आते हैं। ट्रांसपोर्ट तो आप समझ गए कि कोई भी चीज अगर अंदर बाहर जा रही है, सेल के बाहर या सेल के अंदर, तो ऑफ कोर्स वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होके ही जा रही होगी। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर जाना है तो सेल मेम्ब्रेन के पास भी कई तरीके हैं, वो दो तरह से चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाता है। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं पहले हम लोग। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि सीधे सीधे वहां पे एटीपी खर्च हुआ है सेल का। ठीक है, और तब अगर कोई पार्टिकल एटीपी यूज करके अगर कोई पार्टिकल अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाता है तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि नो एटीपी, कोई एटीपी खर्च नहीं हुआ, वो किसी न तरह से अपने आप या प्रोटीन के चैनल को यूज करके अगर अंदर बाहर जा रहा है बिना एटीपी को खर्च किए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्लियर है, तो एक्टिव का मतलब एटीपी खर्च हुआ है, पैसिव का मतलब एटीपी खर्च नहीं हुआ है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को। Many molecules can move across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport। मैंने अभी आपको बताया ना, बिना एटीपी खर्च किए अगर कोई चीज चली जाए अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। Natural solute may move across the membrane by the process of simple diffusion। सिंपल डिफ्यूजन मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से, है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज अगर मूव कर जाए तो वो क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यही होता है बच्चों, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कोई भी, जैसे अगर आप कभी नाली आपकी जाम हो गई है, पानी एक जगह जमा हो गया, तो जैसे आप नाली साफ करोगे तो पानी कैसे बहेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये बहुत इजीली मूवमेंट हो गया बिना एनर्जी के, कोई हमको एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, फोर्स नहीं लगाना पड़ा पानी के ऊपर। ठीक है, तो ये है सिंपल डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसी तरह water may also move across the plasma membrane from high to low concentration and the movement of water by diffusion through membrane is called osmosis। तो बच्चों osmosis कोई अलग चीज नहीं है, osmosis is also a kind of diffusion। बस किसका हो, अगर aqueous चीज का हो रहा है, लिक्विड का हो रहा है, वाटर का हो रहा है, तो उस केस में हम सिंपल डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। किसका, ऑस्मोसिस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई अगर नेचुरल पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अपने आप चला जाता है तो उसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, और यही काम अगर पानी कर रहा है तो उसको हम ऑस्मोसिस कह दे रहे हैं। ठीक है, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स, एज द पोलर मॉलिक्यूल जो पानी से थोड़ा डरते हैं, कैन नॉट पास थ्रू द नॉन लिपिड बाइलेयर। अब आप देखिए ये जो लिपिड है ये कैसा है, नॉन पोलर है। अब इसके बीच में से कोई पोलर पार्टिकल मूव कर जाए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वो सीधे ना करके कई बार क्या करते हैं, प्रोटीन चैनल्स का यूज करते हैं। किसका, प्रोटीन चैनल्स का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स ये भी बिना एनर्जी के ही हो रहा है,
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है? कैरियर प्रोटीन, जो इंटीग्रल प्रोटीन थे उसकी मदद से हो रहा है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? फैसिलिएट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, फैसिलिएट डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के डिफ्यूजन हमने पढ़े। सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एक ही चीज है लगभग। दूसरा, अगर चैनल्स के थ्रू हो रहा है तो फैसिलिएटेड डिफ्यूजन। तो आई होप आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सीधा मतलब क्या है? एटीपी का खर्च होना है। ठीक है, और एटीपी हम खर्च क्यों करेंगे? जब हम उल्टी दिशा में जा रहे होते हैं, लो टू हाई कंसेंट्रेशन में जाएंगे। भाई देखिए, हाई टू लो तो सारे आराम से आ जाते हैं, लेकिन अगर हमें लो टू हाई जाना है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना है, तो हमें यहां पे एटीपी खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको एक वर्ड में दिक्कत आ रही, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है अगर कोई पार्टिकल हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूव करता है तो ये विथ द कंसेंट्रेशन है, इसके उल्टा अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट इज द अपहिल मूवमेंट of material across the membrane where the solute particle move against the concentration gradient, मतलब from lower concentration to higher concentration, उल्टा। such a transport required energy, तो भैया यूज तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको टंकी से पानी नीचे गिराना है तो पानी के लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पानी को जमीन से निकाल करके टंकी पे चढ़ाना है तो आपको मोटर पंप लगेगा, एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगी। उसी तरह अगर हमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाना है बच्चों, तो हमें लगेगी एनर्जी, एटीपी लगेगी, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप इन एनिमल सेल। लगातार सोडियम और पोटेशियम अंदर बाहर जाते रहते हैं बाय यूजिंग एटीपी। ठीक है, सो हमारा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक इतना ही था बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपका कोई डाउट है मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो आई होप यहीं पे वीडियो हम फिनिश करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचते रहे और ये हमारे लिए मोटिवेशन भी होगा। थैंक यू।